स्वागत करता हूं दोस्तों आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे रीट में जुड़े नए टॉपिक्स के बारे में। और पहला जो हम आज टॉपिक लेने वाले हैं, टॉपिक है हमारा सौर परिवार। तो दोस्तों बस बिना देरी किए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, सौर परिवार। दोस्तों सौर परिवार की हम यदि बात करते हैं तो सौर परिवार में देखो, सबसे पहले हमें नज़र आता है सौर परिवार में सूर्य। सौर परिवार में हमें नजर आता है कौन? सूर्य। ठीक है। सूर्य। सूर्य कौन है, हमें ये जानना आवश्यक है कि सूर्य क्या है, सूर्य कौन है। ठीक है। यदि हम बात करते हैं सूर्य की तो दोस्तों हमारा जो सूर्य है, ये सूर्य क्या है? एक तारा है। सूर्य एक तारा है। सूर्य एक तारा है दोस्तों। सूर्य अगर हम बात करें कि तारे क्या होते हैं, एक्चुअल में हमें यहाँ ये भी जानना आवश्यक है कि तारा क्या होता है ना। यदि हम बात करते हैं कि सूर्य एक तारा है तो तारा क्या होता है? तारा होता है दोस्तों वह आकाशीय पिंड, वह आकाशीय पिंड जिसका स्वयं का प्रकाश होता है। ठीक है। ये हाँ, ये बात याद रखिए कि वह आकाशीय पिंड जिसका स्वयं का प्रकाश होता है क्या कहलाता है? तारा कहलाता है। सूर्य एक तारा है। सौर परिवार की हम बात कर रहे हैं तो हमारा जो सूर्य है वो एक तारा है। और सूर्य एक ऐसा तारा है जो पृथ्वी से सर्वाधिक नजदीक है। पृथ्वी से सर्वाधिक नज़दीक है। तो पृथ्वी से सर्वाधिक नज़दीक का तारा है हमारा सूर्य। और दोस्तों अगर हम बात करें एक और की, तो एक कहावत आती है कि मतलब दिन में तारे दिखा दूंगा। तो ये जो कहावत है ये आप यूँ मान के चलो कि दिन में तारे पहले से ही दिखते हैं। दिन में तारे पहले से ही दिखते हैं क्योंकि जो सूर्य है, ये सूर्य एक तारा है और ये तारा ऐसा है जो दिन में दिखता है ना। तो याद रखिए कि एक ऐसा तारा जो दिन में दिखता है, दिन में नजर आता है। ठीक है। ये बात आप याद रखिए कि ये हम रिपीट कर लेते हैं इसको कि सूर्य एक तारा है। और तारा क्या होता है? वह आकाशीय पिंड जिसका स्वयं का प्रकाश होता है। ठीक है। और ये जो हमारा सूर्य है ये पृथ्वी से सर्वाधिक नज़दीक का तारा है। फिर बात आती है कि सूर्य एकमात्र ऐसा तारा है जो दिन में नजर आता है। ठीक है। और एक्चुअल में दिन इस तारे की वजह से ही होता है। इसका प्रकाश देखो कितना है कि कंप्लीटली इसने पूरे इस पृथ्वी पर क्या कर दिया है? दिन कर दिया है। यदि दोस्तों हम बात करते हैं हमारे इस सूर्य के बारे में कुछ और जानते हैं कि इस की क्या खास बात है, उससे पहले दो तीन चीज़ें मैं आपको बता देता हूं कि एक ये जो तारा होता है, तारा तारा क्या होता है? तारामंडल का एक समूह होता है। तारामंडल तारामंडल का एक समूह होता है, उसको हम तारों के समूह को हम तारामंडल कहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि तारे किसी पर्टिकुलर तारामंडल में ना होकर गैलेक्सीज में भी होते हैं। जैसे पर्टिकुलर तारामंडल को हम यूँ कह सकते हैं कि जैसे मान लो कि एक तारामंडल है जिसको हम ग्रेट बियर तारा कहते हैं। ग्रेट बियर तारामंडल कहते हैं। ये ग्रेट बियर तारामंडल है, इस ग्रेट बियर तारामंडल की खास बात क्या है कि ग्रेट बियर तारामंडल जो है ना, ये हमारे भाषा में सप्तऋषि मंडल भी कहलाता है। इसको हम सप्तऋषि मंडल भी कहते हैं। तो ये ग्रेट बियर तारामंडल सप्तऋषि मंडल भी कहलाता है। इसमें 7 तारों का समूह होता है। 7 तारों का समूह होता है जिसका आकार एक चम्मच के जैसा होता है। इस प्रकार का ये एक समूह होता है। इसमें 7 तारे होते हैं। तो 7 तारों का जो समूह होता है इसको हम सप्तऋषि मंडल कहते हैं या हम इसे ग्रेट बियर तारामंडल कहते हैं। तारामंडल कुछ तारों का एक समूह होता है। अब तारामंडल से हम गैलेक्सी को अलग करते हैं। गैलेक्सी गैलेक्सी या हम इसको कहते हैं आकाश गंगा।
आकाश गंगा। तो दोस्तों हमारी जो आकाश गंगा है ये क्या होती है? आकाश गंगा असंख्य तारों का समूह होती है। आकाश गंगा असंख्य तारों का जो समूह होती है उसी को हम क्या कहते हैं? आकाश गंगा कहते हैं या हम गैलेक्सी कहते हैं। अब यहाँ पे हमारे लिए एक क्वेश्चन ये बनता है कि हमारा जो सौर परिवार है, हमारा जो सौर परिवार है ये कौन सी आकाश गंगा में विद्यमान है? तो हमारा जो सौर परिवार है दोस्तों ये विद्यमान है मंदाकिनी। मंदाकिनी जो आकाश गंगा है इसमें विद्यमान है। मंदाकिनी आकाश गंगा में विद्यमान है। इसी मंदाकिनी को हम मिल्की वे भी कहते हैं। मिल्की वे, इस मंदाकिनी को हम मिल्की वे की संज्ञा भी देते हैं। तो मंदाकिनी या मिल्की वे में हमारा जो सूर्य है और उसके जो परिवार है जिसको हम कंप्लीट को सौर परिवार कहते हैं, तो ये सौर परिवार कहाँ स्थित है दोस्तों? मिल्की वे में स्थित है। अब हम बात करते हैं हमारे इस सौर परिवार में सूर्य के बारे में कि सूर्य क्या है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, सूर्य को अगर हम देखेंगे, हमारा जो सूर्य है इस सूर्य की खास बात यह है कि ये हाइड्रोजन गैस का गोला है। हाइड्रोजन गैस का गोला है, एक बात। दूसरी बात अगर हम देखें कि इसमें हाइड्रोजन के अलावा और कौन सी गैस मिलती है, तो इसमें हीलियम गैस भी पाई जाती है। हीलियम गैस, हाइड्रोजन और हीलियम गैस जो है इसका एक गोला होता है सूर्य। एक्चुअल में होता क्या है वास्तव में कि इसमें सिर्फ हाइड्रोजन गैस होती है और हाइड्रोजन गैस हीलियम में चेंज होती है। हाइड्रोजन गैस एक अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया को हम कहते हैं नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। इस नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में हमारी जो हाइड्रोजन है ये बदल जाती है हीलियम में और साथ ही गुप्त ऊष्मा मुक्त होती है। और यही जो ऊष्मा है ये सौर ताप के जनन का कारण है। सौर ताप के जनन का कारण है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। सौर ताप के जनन का कारण है ये नाभिकीय संलयन जो अभिक्रिया है, हाइड्रोजन से हीलियम में चेंज होना, ऊष्मा का जन्म होना और सौर ताप का जो है वो उसका जन्म होना। यानी हम सीधा कह सकते हैं कि हमारा जो सूर्य है, इस सूर्य में जो सौर ताप है उस सौर ताप के जन्म का रीजन क्या है? तो हमारा जो सूर्य है, सूर्य में जो सौर ताप के जन्म का रीजन है वो अभिक्रिया है, एक नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। इस नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में हमारी जो हाइड्रोजन है वो हीलियम में बदलती है, ऊष्मा मुक्त होती है और यही ऊष्मा हम क्या कहते हैं? इसी ऊष्मा को सौर ताप कह देते हैं। अब दोस्तों यहाँ अगर हम सूर्य की कंप्लीट बात करें कि हमारा जो सूर्य है कि इसमें लगभग हमारी जो हाइड्रोजन है उसका कितना प्रतिशत रहता है, तो एवरेज मैक्सिमम जो रहता है वो केंद्र पे रहता है। करीब 90% तक तो हाइड्रोजन होती है और 10% तक हीलियम रहती है। लेकिन अगर जैसे जैसे हम पृथ्वी की केंद्र से सतह पर आने लगते हैं तो हाइड्रोजन का जो रेशियो है वो कम हो जाता है। हाइड्रोजन होती है करीब 71% तक और जो हीलियम हो जाती है वो करीब रह जाती है 29% तक। यानी हाइड्रोजन 71% हो जाता है सतह के आसपास और हीलियम का जो रेशियो है वो 10% से बढ़कर 29% हो जाता है। तो ये तो खास बात हो गई हमारे हाइड्रोजन और हीलियम की, यानी हमारे सूर्य की रचना की। तो सूर्य की जो रचना हुई है वो वास्तव में हाइड्रोजन गैस से हुई है और इसमें अन्य जो गैस मिलती है वो कौन सी है? हीलियम है। तो हाइड्रोजन और हीलियम मिलकर ही सूर्य का निर्माण करते हैं और नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है जिससे हमारा सूर्य ऊष्मा प्रदान करता है। अब दोस्तों हमारा जो सूर्य, इस सूर्य को जान लेते हैं थोड़ा सा कि सूर्य क्या है, सूर्य के अंग कौन कौन से हैं, क्या इसमें विशेष होता है। सूर्य में जो परतें हैं इन परतों को हम जानते हैं, सूर्य की परतों को हम जानते हैं। सूर्य का जो सबसे भीतरी भाग है, सूर्य का सबसे भीतरी जो भाग है, इस भीतरी भाग को हम कहते हैं कोर। क्या कहेंगे? सूर्य के सबसे भीतरी भाग को हम कोर कहेंगे। कोर मतलब कि इसका जो केंद्र है वो। ठीक है, फिर इसकी ये जो सतह है, ये वाली जो सतह है पृथ्वी की सूर्य की, ये जो सतह है, इस सतह पर
जलती हुई गैसों के पुंज निकलते हैं जिन्हें हम फोटोन कहते हैं। जलती हुई गैसों के पुंज, ये जलती हुई गैसों के पुंज निकलते हैं जिनको हम क्या कहते हैं दोस्तों, फोटोन कहते हैं। तो ये फोटोन किससे उत्सर्जित होते हैं, पृथ्वी की सतह से, है ना। यहाँ पे लिख देता हूँ, ये जलती हुई गैसों के पुंज कहाँ से होते हैं, सूर्य की सतह से, सूर्य की सतह से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, सूर्य की सतह से उत्पन्न होते हैं जलती हुई गैसों के पुंज, और इसीलिए हमारे जो सूर्य है, इस सूर्य की जो सतह है, इस सतह का नाम होता है फोटोस्फियर। फोटोस्फियर, ठीक है। सूर्य की जो सतह है, इस सतह को कहते हैं फोटोस्फियर। और क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ से फोटोन निकलते हैं। इस फोटोस्फियर के बाद सूर्य में एक और सतह आती है, एक और सतह होती है फोटोस्फियर के बाद, और इस सतह को हम क्रोमोस्फियर कहते हैं। इस सतह को हम क्रोमोस्फियर कहते हैं। यहाँ पर जलती हुई गैसें और आवेशित कण विद्यमान होते हैं। जलती हुई गैसें व आवेशित कण विद्यमान होते हैं। जलती हुई गैसें व आवेशित कण, आवेशित कण विद्यमान, ठीक है। तो ये बात हो गई क्रोमोस्फियर की। तो सूर्य की जो 3 सतह हमने जानी, उनमें एक जाना हमने कोर, और एक सूर्य की जो बाहरी सतह है उसको हम कहते हैं फोटोस्फियर। इस बाहरी सतह से दूर एक जलती हुई गैसों का पुंज और आवेशित कणों की एक पट्टी होती है सूर्य में, जिसको हम कहते हैं क्रोमोस्फियर। और इस क्रोमोस्फियर के बाहर भी एक रचना होती है, क्रोमोस्फियर के बाहर एक रचना होती है। इस रचना को हम बोलते हैं कोरोना। इस रचना को कहा जाता है कोरोना। ये जो कोरोना रचना है, ये इस तरह से चमकता हुआ नजर आता है ना सूर्य हमें। तो हम जैसे हम छोटे बच्चे थे तब एक ड्राइंग बनाया करते थे जिसमें सूर्य बनाया करते थे। तो इस सूर्य को, इस सतह को हम क्या कहते हैं, इस तरह से जब बनाते थे उसको हम बोलते हैं कोरोना। आप सोच रहे होंगे कि ये कोरोना वायरस का नाम है। तो दोस्तों ये कोरोना वायरस का नाम नहीं है, ये कोरोना वास्तव में किसका नाम है, कोरोना जो है ना, ये इस सूर्य की इस बाहरी आवरण की जो सतह है जिसको हमने कोरोना कहा है, उसी का एक डायग्राम है। बट जो कोविड है, जिसका नाम है सार्स कोव 2, ये है वायरस का नाम। और इस वायरस की जो डिजाइन है वो भी ऐसे ही होती है जैसे सूर्य के कोरोना की होती है। इस वजह से इसको हम कोरोना का नाम देते हैं। अदरवाइज ये जो है कोरोना नहीं होता है। इस वायरस का नाम है सार्स कोव 2, कोरोना हम इसी को कहते हैं। ओके, तो सूर्य की कितनी सतह हो गई, सूर्य की सतह का मतलब कितने पार्ट हो गए, 4 पार्ट हो गए। कौन कौन से, कोर हो गया, फोटोस्फीयर हो गया, क्रोमोस्फीयर हो गया, और एक हो गया कोरोना। तो ये तो हमने जाने सूर्य की सतह को। अब दोस्तों यहाँ हम ये बात करते हैं कि हमारी जो सूर्य की जो सतह है, जिसको हम फोटोस्फीयर कहते हैं, इसका टेम्परेचर कितना होता है, पृथ्वी के सूर्य के सेंटर का टेम्परेचर कितना होता है। तो ये हमारा जो सूर्य है, इस सूर्य की ये जो सतह है जिसको हमने फोटोस्फीयर कहा है, इसका टेम्परेचर होता है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। फिर अगर हम जाने कि इस कोर का टेम्परेचर कितना होता है, तो इस कोर का टेम्परेचर होता है 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। तो ये सतह का जो तापमान है, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। सतह का जो तापमान है ना दोस्तों, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि पृथ्वी की सूर्य की सतह का जो तापमान है वो कितना रहता है। हमारा जो सूर्य की कोर है या सूर्य का जो केंद्र है, इसका तापमान कितना रहता है। तो सूर्य के केंद्र का तापमान रहता है करीब 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड, और सूर्य की जो सतह है, इस सतह का तापमान रहता है करीब 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है दोस्तों, ये तो बात हो गई हमारे सूर्य के बारे में, सूर्य की रचना के बारे में। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। सूर्य की रचना के बाद हम ये जानते हैं कि ये जो सूर्य का प्रकाश है ये पृथ्वी तक कैसे पहुंचता है। मान लेते हैं ये हमारा सूर्य है, ठीक है, सूर्य से ये प्रकाश आ रहा है, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। सूर्य से जो प्रकाश आता है ये आया करता है हमेशा लघु तरंगों के रूप में, लघु तरंगों के रूप में। लघु तरंग, लघु तरंग, दीर्घ तरंग क्या होती है कि वे तरंगे ये जिनका ये आयाम बड़ा होता है, जिनकी तरंग लंबाई बड़ी होती है, इसको तो हम कहते हैं दीर्घ तरंग। और वे तरंगे जिनका ये तरंग आयाम छोटा होता है या होता ही नहीं है, तो वो होती हैं लघु तरंगें, ठीक है। तरंग लंबाई को, तरंग लंबाई के आधार पर हम लघु और दीर्घ कहते हैं। जो वस्तु जितनी कम गर्म होगी उससे उत्पन्न होने वाली तरंगें उतनी ही दीर्घ होंगी, जो वस्तु जितनी अधिक गर्म होगी उससे उत्पन्न होने वाली तरंगें उतनी ही लघु होंगी। लघु तरंगें लगभग सीधी रेखा में गमन करती हैं, दीर्घ का तरंगें इस प्रकार से गमन करती हैं। तो सूर्य से जो प्रकाश आता है वो लघु तरंगों के रूप में आता है, ये बात याद रखनी है। तो लघु तरंगों के रूप में प्रकाश आता है, रूप में प्रकाश, या जिसको हम बोलते हैं सौर ताप, सौर ताप आता है, ठीक है। और ये जो प्रकाश आता है ना दोस्तों, इसी को हम यानी प्रकाश वर्ष, जैसे हम कोई बोले कि अंतरिक्ष में दूरियां किससे मापी जाती हैं, तो अंतरिक्ष में जो दूरियां होती हैं दोस्तों वो प्रकाश वर्ष में ही मापी जाती हैं, में मापी जाती हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। मतलब प्रकाश जिस गति से गति करता है और जितने समय में मतलब जितनी एक निश्चित दूरी पर वो कितने समय में पहुंच जाता है उसके आधार पर प्रकाश वर्ष का कैलकुलेशन किया जाता है। और अंतरिक्ष में आकाशीय पिंडों की जो दूरी होती है वो प्रकाश वर्ष में ही मापी जाती है, ठीक है। तो ये बात याद रखिए, लघु तरंगों के रूप में ये प्रकाश आता है और इसको हम सौरताप कहते हैं। और प्रकाश की जो गति है उसके आधार पर ही आकाशीय पिंडों के बीच की जो दूरी होती है वो मापी जाती है, ठीक है, ये चीज़ याद रखेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों हम हमारे इस लघु तरंगों के रूप में आने वाले सौरताप पर कि ये पृथ्वी तक कितनी देर में पहुंचता है। तो दोस्तों याद रखो कि ये जो लघु तरंगों के रूप में जो प्रकाश आ रहा है ये प्रकाश हम तक करीब 8 मिनट 16 सेकंड या लगभग मैक्सिमम 8 मिनट 30 सेकंड में पहुंच जाता है, ठीक है, या लगभग 8 मिनट में पहुंच जाता है। यानी जब सूर्य पृथ्वी से अधिक दूर होती है जिसको हम अपसौर कहते हैं, उस स्थिति में सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी तक मैक्सिमम टाइम में आता है। और जब वो पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है जिसको हम उपसौर कहते हैं, तो उपसौर को वो मिनिमम टाइम में पहुंच जाता है। बात करेंगे हम अपसौर और उपसौर क्या होते हैं इन सब के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने ये जाना कि ये लघु तरंगों के रूप में आता है और किस गति से आता है। तो ये जो गति है ये है 1,86,000 मील प्रति सेकंड। इस स्पीड से चलते हुए प्रकाश हमारी पृथ्वी तक आता है, लघु तरंगों के रूप में आता है 1,86,000 मील प्रति सेकंड के रूप में। ओके दोस्तों, ये तो बात हो गई हमारे सूर्य के लिए। अब ये हम जानते हैं कि हमारा ये जो सूर्य है, ये सूर्य से जो ग्रह हैं वो कौन कौन से हैं, सूर्य के साथ बढ़ती दूरी के साथ, इसके अलावा क्षेत्रफल के आधार पर, मतलब उनका जो साइज है उनके साइज के आधार पर भी हम उनको एक क्रम में रखेंगे। दोस्तों अगर हम बात करते हैं हमारे इस के संदर्भ में, हमारा जो हम सूर्य जिसकी हम बात कर रहे हैं और हमारे जो ग्रह हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, तो दोस्तों ऐसा है कि सूर्य से बढ़ती दूरी के साथ
अगर हम इन ग्रहों को जाने, सूर्य को तो हमने जान लिया, सूर्य का प्रकाश कहाँ कैसे आता है इनको भी हमने जान लिया है, हम कौन सी आकाश गंगा में हमारा सौर परिवार ये भी हमने जान लिया है। अब ये हम जानते हैं कि सूर्य से बढ़ती दूरी के साथ, जैसे ये तो हो गया हमारा सन, ठीक है। अब सूर्य से बढ़ती दूरी के साथ जो ग्रह हैं ये किस क्रम में हमें देखने को मिलते हैं, इनकी हम बात करते हैं, ठीक है। सूर्य से जैसे ही हम सबसे पहले बाहर निकलते हैं, हमें सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह देखने को मिलता है जिसको हम मर्क्यूरी कहते हैं। यानी ये जो ग्रह है ये ग्रह कहलाता है बुध, ठीक है। इस ग्रह को हम कहते हैं बुध, मर्क्यूरी कह सकते हैं। बुध के बाद जो आता है वो होता है हमारा शुक्र। शुक्र यानी शुक्र को हम वीनस कहते हैं, तो ये हो गया हमारा ग्रह शुक्र, ठीक है। बुध शुक्र के बाद जो पृथ्वी के बराबर सा ही होता है, शुक्र भी पृथ्वी के, शुक्र जो है वो पृथ्वी के बराबर ही होता है लगभग, तो इसको हम नेक्स्ट बुध के बाद जो आता है ग्रह, इसको हम अर्थ कहते हैं, ये यानी कि हमारी पृथ्वी है। तो बुध शुक्र और पृथ्वी, पृथ्वी के बाद जो ग्रह आता है उस ग्रह को हम कहते हैं मंगल। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल यानी कि मार्स, ये हो गया मंगल। मंगल के बाद जो ग्रह आता है वो सबसे बड़ा ग्रह है इन सभी ग्रहों में, और इसको हम बोलते हैं बृहस्पति यानी कि जुपिटर। बृहस्पति, बृहस्पति, ठीक है, यानी कि जुपिटर। और बृहस्पति के बाद जो आता है वो होता है अरुण। अरुण यानी कि यूरेनस। और इसके बाद जो होता है वो होता है वरुण यानी कि नेपच्यून, इसको हम कहते हैं वरुण, ठीक है। इनके जो इंग्लिश नेम हैं वो भी हमें याद रखने हैं, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति अरुण और वरुण, यानी कि मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, यूरेनस और नेपच्यून। 8 ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं। अब यहाँ पर हम पहले पढ़ा करते थे 9 ग्रह, हम प्लूटो यानी कि यम को भी पढ़ा करते थे। प्लूटो 9वें ग्रह के रूप में हम किसको पढ़ते थे, 9वें ग्रह के रूप में हम पढ़ा करते थे प्लूटो को, ठीक है, यानी कि यम ग्रह को। अब यम जो ग्रह हैं, इन यम ग्रह को, ग्रह के जो कतार है, ग्रह का जो दर्जा है वो इससे वापस ले लिया गया है। 2006 में प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से बाहर निकाल के इसको एक बोना ग्रह घोषित कर दिया, इसके आकार के छोटे होने की वजह से। हम ये भी जानेंगे कि बोना ग्रह क्या होता है, ठीक है। तो जो हमारा यम है या जो प्लूटो है, इसको ग्रहों की श्रेणी से बाहर निकाल दिया है और अब ये एक बोना ग्रह है, तो इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास सिर्फ हैं 8 ग्रह। दोस्तों याद रखिए, एक क्वेश्चन यहाँ पे, कुछ क्वेश्चंस बनते हैं वो हम साथ में डिस्कस करते हैं। देखो, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, यहाँ तक के जो ग्रह हैं, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, यहाँ तक का जो ग्रह है, ये सभी के सभी ग्रह ऐसे हैं कि जिनका धरातल ठोस है। ये सारे ग्रह ऐसे हैं जिनका धरातल क्या है, ठोस है। एक बात, ठीक है। दूसरी बात कि ये जो ठोस धरातल वाले ग्रह हैं, इन सब ग्रहों को हम आंतरिक ग्रह भी कहते हैं, आंतरिक ग्रह कहलाते हैं, ठीक है। इनको हम आंतरिक ग्रह कहते हैं। आंतरिक ग्रह, इनका धरातल जो है वो ठोस होता है, ध्यान रखना है। दूसरी बात, इन ग्रहों का ठोस होने की वजह से इन अदर ग्रहों की तुलना में इनका जो घनत्व है वो अधिक रहता है, तो हम लिख देते हैं अधिक घनत्व वाले ग्रह, ठीक है। अब आते हैं मंगल के बाद से, यहाँ पे देखो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल तक ये सभी ठोस धरातल वाले हैं, आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। उसके बाद बृहस्पति अरुण और वरुण, ये जो ग्रह हैं यहाँ से, ये सभी गैसीय धरातल वाले हैं, गैसीय धरातल, यानी कि इन पे ठोस धरातल नहीं होता है।
अगर हम यहाँ से कूदेंगे, मान लो इस जुपिटर में हम कूदें, यहाँ से कूदेंगे सीधा नीचे से निकल जाएंगे। इस तरह के ये होते हैं, पूरे गैसीय धरातल वाले होते हैं। तो ये गैसीय धरातल वाले ग्रह होते हैं बृहस्पति, अरुण और वरुण। ठीक है, ऐसे में इन गैसीय ग्रहों को हम बाह्य ग्रह भी कहते हैं। ये बाह्य ग्रह भी कहलाते हैं। गैसीय ग्रह कह दिया या बाह्य ग्रह कह दिया है, ठीक है, ध्यान रखना है। और ये जो ग्रह हैं ये कम घनत्व वाले ग्रह होते हैं। ये कम घनत्व वाले ग्रह होते हैं, ये अधिक घनत्व वाले ग्रह होते हैं। और ये ऐसे ग्रह हैं जिनका ठोस धरातल होता है। इनको बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल को हम आंतरिक ग्रह भी कहते हैं। बृहस्पति, अरुण और वरुण को हम गैसीय धरातल या बाह्य ग्रह भी कहते हैं। एक और क्वेश्चन आता है, आपने कभी क्षुद्र ग्रह सुना होगा? क्षुद्र ग्रह, यहां पे मैं 2-3 वर्ड लिख रहा हूं, देखना जरा, अभी आप समझ जाएंगे। एक है तारा, एक है तारामंडल, एक है आकाश गंगा, एक होती है निहारिका, एक है ग्रह, एक है क्षुद्र ग्रह, एक है बोना ग्रह, ठीक है, एक है उपग्रह, उपग्रह। ठीक है, अब देखो दोस्तों, यहां पे हम बात करते हैं तारे की। तारा क्या होता है? तारा मैं वैसे बता चुका हूं, एक बार सीधा सिंपल सा बता देता हूं कि तारा वह आकाशीय पिंड होता है जिसका स्वयं का, तारा वह आकाशीय पिंड होता है जिसका स्वयं का क्या होता है? प्रकाश होता है। इसका स्वयं का प्रकाश होता है, ध्यान रखना है। फिर बात आती है आकाश गंगा की। तो आकाश गंगा क्या होती है? असंख्य तारों का जो समूह होती है वो आकाश गंगा होती है। तारामंडल कुछ तारों के समूह को हम कहते हैं। जैसे हमने एक बात भी करी थी, यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया था सप्तऋषि मंडल, जिसको ग्रेट बियर भी कहते हैं। आकाश गंगा का हमने मंदाकिनी की बात करी थी, मिल्की वे की। निहारिका की हमने बात नहीं करी, तो निहारिका मैं बता देता हूँ क्या होता है। दोस्तों निहारिका क्या होता है देखना, निहारिका, इस निहारिका को नेबुला भी कहते हैं। निहारिका को हम नेबुला भी कहते हैं, नेबुला। नेबुला दोस्तों क्या होता है या निहारिका क्या होता है? ये एक्चुअल में अंतरिक्ष में विद्यमान एक ऐसा आवरण होता है जो गैसीय है केवल, जिसमें हाइड्रोजन गैस की प्रधानता है। साथ ही इसमें बड़ी संख्या में धूल के कण जो हैं वो भी विद्यमान रहते हैं, महीन धूल के कण विद्यमान रहते हैं और विविध गैसों का मिश्रण होता है, उसी को हम निहारिका कहते हैं। इसमें तारे नहीं होते हैं, तो ये निहारिका भी होती है। फिर बात आती है ग्रह। ग्रह जो होते हैं, ये ग्रह क्या होते हैं? किसी भी एक सौर परिवार का पार्ट होते हैं और अपना जो जनक तारा है, जनक तारा यानी पेरेंटल स्टार, जनक तारा। जैसे कोई पूछे हमारा जो सौर परिवार है, इस सौर परिवार का जनक तारा कौन है? हमारे सौर परिवार का जनक तारा कौन है? तो हमारे सौर परिवार का जनक तारा कौन है? सूर्य है। ठीक है, तो ये जो ग्रह होते हैं अपने जनक तारे के चारों ओर क्या लगाते रहते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं। फिर आता है ग्रह, तो हमने जान ही लिए 8 ग्रह हैं। फिर होता है क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह दोस्तों बिल्कुल बौने ग्रहों से भी छोटे होते हैं। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? जो बौने ग्रह होते हैं वो ग्रहों से छोटे होते हैं, और क्षुद्र ग्रह होते हैं ये इनसे भी छोटे होते हैं। और हमारे सौर परिवार में जो क्षुद्र ग्रह हैं वो मंगल और बृहस्पति के बीच में स्थित हैं। क्षुद्र ग्रह जो है ना, मंगल और बृहस्पति के बीच में स्थित हैं। इनको एस्ट्रॉइड भी कहा जाता है। एस्ट्रॉइड बेल्ट भी कहा जाता है। ये सीधा क्वेश्चन आता है कि हमारे सौर परिवार में जो क्षुद्र ग्रह हैं, जो एस्ट्रॉइड बेल्ट है वो कहाँ देखने को मिलती है? तो आपको बताना है कि हमारे सौर परिवार में एस्ट्रॉइड बेल्ट जो है वो मंगल और बृहस्पति के बीच में देखने को मिलती है। इनको हम क्षुद्र ग्रह भी कहते हैं, इनको हम एस्ट्रॉइड भी कहते हैं। और दोस्तों इन क्षुद्र ग्रहों को ही हम अवांतर ग्रह भी कहते हैं।
ये अवांतर ग्रह भी कहलाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है उसके, ये हाँ याद रखिए कि क्षुद्र ग्रह, एस्ट्रॉइड या अवांतर ग्रह सूर्य की ही चारों ओर चक्कर लगाते हैं, सूर्य के ही चारों ओर चक्कर लगाते हैं। फिर बात आ जाती है बृहस्पति की। तो दोस्तों बृहस्पति क्या होता है? बृहस्पति की खास बात है कि बृहस्पति और अरुण और वरुण ये सभी के सभी गैसीय ग्रह हैं। फिर हम बात कर रहे थे बोना ग्रह। बोना ग्रह क्या होते हैं? ये ग्रहों से छोटे होते हैं और सूर्य के ही यानी अपने जनक तारे के ही चारों ओर चक्कर लगाते हैं। फिर आता है उपग्रह। उपग्रह होते हैं जो ग्रहों से टूटकर अलग हुए हैं और ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उनको हम उपग्रह कहते हैं। जैसे हमारा पृथ्वी का एक उपग्रह है जिसको हम बोलते हैं चंद्रमा। ठीक है, चंद्रमा, इस तरह से इन सभी के लिए चंद्रमा की बात आती है। दोस्तों ये तो है हमारा इस जो सूर्य है, सूर्य से बढ़ती दूरी के साथ ग्रहों का क्रम। अब सूर्य को सॉरी जो हमारे ग्रह हैं, इन ग्रहों को हम ये जान लेते हैं कि इनका जो क्रम है वो इनके आकार के आधार पर क्या है। ठीक है, यानी छोटे से बड़े ग्रह को हम जान लेते हैं कि कौन सबसे छोटा ग्रह है और कौन सबसे बड़ा ग्रह है। यहाँ पे एक तारे की बात आई है तो आपको एक बात तो बता दूं मैं पहले कि हमारी जो अर्थ है, इस अर्थ से सबसे नज़दीक जो तारा है, हमारी जो अर्थ है, इस अर्थ से सबसे नज़दीक का जो तारा है, ये तारा कौन है दोस्तों? ये तारा है सूर्य। अगर जैसे मान लो कि एग्जाम में आए कि हमारी अर्थ से दूसरा जो सबसे नज़दीक तारा है वो कौन है, तो इसके लिए मिलता है अल्फा सेंचुरी, इसको प्रोक्सिमा सेंचुरी बोलते हैं। अल्फा सेंचुरी ये तारा है जो हमारे पृथ्वी से सूर्य के बाद दूसरा सबसे नज़दीक का तारा है। प्रोक्सिमा सेंचुरी भी लिखा मिलता है। तो प्रोक्सिमा सेंचुरी, अल्फा सेंचुरी, ये हमारे पृथ्वी से सूर्य के बाद दूसरा सबसे नज़दीक का तारा है। याद रखना है इसको, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो ये तो बात हो गई हमारे सौर परिवार में ग्रहों के क्रम की। अब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आता है कि सूर्य से बढ़ती दूरी के साथ ग्रहों का सही क्रम क्या होगा? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, अरुण, वरुण। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, अरुण, वरुण, ये एक क्रम हो गया। अब दोस्तों इस क्रम को, ये जो क्रम है ना, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, अरुण, वरुण, इस क्रम को इनके आकार के आधार पर सेट करते हैं। उसकी एक छोटी सी ट्रिक मैंने बना रखी है, और ये जो ट्रिक है, ये ट्रिक है बम शुप में वरुण का शब। ब में बम शु प में व ऋण का श ब। ठीक है, ये एक ट्रिक है। बम शुप में वरुण का शब, बम शुप में वरुण का शब, बम शुप में वरुण का शब, ये आपको याद रखना है, बम शुप में वरुण का शब। ठीक है, अब ये क्या है? हमारी एक ट्रिक है, ये हमारी एक ट्रिक है। ठीक है, और इस ट्रिक को हम देखते हैं कि कौन सा यहाँ पे आता है। बम शुप में वरुण का शब, ये क्या है? क्षेत्रफल में आरोही क्रम है। क्षेत्रफल में आरोही क्रम। ठीक है, तो सबसे पहले जो सबसे छोटा है यानी कि बुध, ठीक है, बुध सबसे छोटा है तो यहाँ पे बुध आ गया। ठीक है, उस बम शुप में उसके बाद आ गया बुध के बाद मंगल। ठीक है, इसके बाद आ गया शुक्र, इसके बाद पृथ्वी, में से कुछ भी नहीं है, वैसे वरुण, फिर वै ऋण, ऋण से अरुण, अरुण, का से कुछ भी नहीं है, शय से शनि, और वैसे बृहस्पति। ठीक है, ये हमारा क्रम है। किसके आधार पर? आकार के आधार पर। याद रखना है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी तरीके से इसको पूछा जा सकता है, किसी भी तरीके से इसको पूछा जा सकता है कि इसका सूर्य से बढ़ती दूरी के साथ सही क्रम क्या है, या इनका क्षेत्रफल में आरोही क्रम क्या है, या अवरोही क्रम क्या है। तो एक बार ऐसे लिख लोगे तो अवरोही क्रम भी पता लग जाएगा और आरोही क्रम भी पता लग जाएगा। हम ऐसे पढ़ते हैं तो देखो, सबसे छोटा, ये सबसे छोटा, ये सबसे बड़ा,
और ये क्रम बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी, वरुण, अरुण और शनि और बृहस्पति, ठीक है, याद रखना है। ओके दोस्तों, ये तो बात हो गई हमारे ग्रहों की। अब क्या करते हैं, हम इन सभी जो हमारे ग्रह हैं इन ग्रहों को पढ़ते हैं। यानी सूर्य पर हमने पढ़ा, इनके ग्रहों का क्रम हमने जाना, ठीक है, बाई एरिया जाना, सूर्य से बढ़ती दूरी के साथ भी जाना। अब हम ये जानते हैं कि हमारे जो ग्रह हैं वो क्या खास विशेषता रखते हैं। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले हमारा सूर्य। दोस्तों सूर्य के बाद जो ग्रह आएगा वो ग्रह हो गया हमारा मर्क्यूरी यानी कि बुध। अब बुध की खास बात क्या है, बुध की खास बात, पहली खास बात सूर्य से, पहली खास बात सूर्य से बढ़ती दूरी, सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में प्रथम ग्रह है। एक बात, सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में ये प्रथम ग्रह है। दूसरी खास बात, सबसे छोटा ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह है। तीसरी खास बात, वायुमंडल का अभाव है, वायुमंडल नहीं है इस ग्रह पर, इस ग्रह पर वायुमंडल नहीं है। और ये कन्फर्म है कि अगर वायुमंडल नहीं होगा तो ये दिन में बेहद गर्म हो जाएगा और रात में बेहद ठंडा भी हो जाएगा। दिन में गर्म होगा क्योंकि वायुमंडल नहीं है, तो प्रकाश सीधा सारा नीचे तक पहुंचेगा, यानी इसके धरातल तक पहुंचेगा। दूसरी बात, वायुमंडल नहीं है तो इसकी सतह के गर्म होने के बाद उतनी ही शीघ्रता से विकिरण भी हो जाएगा और उतनी ही शीघ्रता से ये ठंडा भी हो जाएगा। यानी ये शीघ्र गर्म एवं शीघ्र ठंडा हो जाता है, ये ध्यान रखना है, शीघ्र गर्म एवं शीघ्र ठंडा हो जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। तो ये हो गया हमारे लिए एक विशेष। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट को लेते हैं, इसकी नेक्स्ट विशेषता। दोस्तों नेक्स्ट विशेषता अगर हम बुध की बात करते हैं तो ये एक ऐसा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह ही नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना है, इसका कोई उपग्रह नहीं है। इसका कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है, याद रखना है, इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। अब बुध की और बात करें तो जो ग्रीकवासी हैं, ग्रीकवासी जो रोमन सभ्यता हुआ करती थी, रोमन नहीं सॉरी यूनानी सभ्यता, ग्रीक या यूनानी, ग्रीक या जो यूनानी लोग हैं वो इसकी अपोलो देवता के रूप में पूजा करते हैं, अपोलो देवता के रूप में पूजा, तो अपोलो देवता के रूप में इस ग्रह बुध ग्रह की पूजा करते थे यहाँ के निवासी, कहाँ के, यूनानी सभ्यता के काल में। आज का तो पता नहीं आज ये करते हैं कि नहीं करते हैं, बट जो यूनानी सभ्यता हुआ करती थी उस यूनानी सभ्यता के समय ये क्या करते थे, अब जो ग्रीकवासी थे या यूनानी लोग थे वो अपोलो देवता के रूप में इसकी पूजा करते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाँ दोस्तों आगे आते हैं, पानी मैंने पी लिया है। अब यदि हम चलें हमारे इस ग्रीकवासी यानी जो बुध हमने पढ़ लिया है, बुध के बाद हम आगे बढ़े तो सब देखो रिपीट कर देता हूँ। सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में ये प्रथम ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह है, इस पे वायुमंडल नहीं होता है, वायुमंडल नहीं होगा तो शीघ्र गर्म भी हो जाएगा, शीघ्र ठंडा भी हो जाएगा, इसका कोई उपग्रह नहीं है। ग्रीकवासी या यूनानी अपोलो देवता के रूप में इसकी क्या करते थे, पूजा करते थे, ठीक है, याद रखना। ये बात हो जाती है हमारे बुध ग्रह की। दोस्तों अब बुध के बाद कौन आता है, बुध के बाद आता है शुक्र ग्रह, ठीक है। तो हम बना लेते हैं, यह हमारा सूर्य, सूर्य के बाद ये हमारा मर्क्यूरी,
मरक्यूरी के बाद हमारा ये बुध के बाद शुक्र, यानी इसको हम बोलते हैं वीनस, शुक्र। दोस्तों शुक्र की अगर हम खास बात करते हैं शुक्र की, तो सबसे पहली बात, शुक्र सर्वाधिक गर्म ग्रह है, सर्वाधिक गर्म ग्रह, ठीक है, ये सबसे गर्म है। दूसरी बात, इसका जो आकार है, इसका अन्य जो विशेषताएं हैं वो लगभग हमारी पृथ्वी के जैसी हैं। इसलिए इस पृथ्वी को यानी अर्थ को और वीनस को जुड़वां ग्रह भी कहते हैं, ठीक है। वीनस और अर्थ मिलकर क्या कहलाते हैं? जुड़वां ग्रह भी कहलाते हैं, राइट, याद रखना है। बात आती है शुक्र के बारे में, और तो इस शुक्र को हम कहते हैं पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की बहन भी इसे कहा जाता है। तो ये पृथ्वी की बहन भी कहलाता है, और पृथ्वी और शुक्र मिलकर ये जुड़वां ग्रह भी कहलाते हैं। शुक्र की खास बात है कि ये सबसे गर्म ग्रह भी है, ये सर्वाधिक गर्म ग्रह भी है, इसको भी आपको याद रखना है, ओके। तो आगे बढ़ते हैं शुक्र के लिए कि क्या और खास है हमारे शुक्र ग्रह के लिए। तो दोस्तों हमारा जो शुक्र ग्रह है इसकी एक बहुत ही खास बात है जिसी वजह से ये गर्म रहता है। शुक्र ग्रह के चारों ओर जो वायुमंडल है, इस पर वायुमंडल उपस्थित है। शुक्र ग्रह के चारों ओर जो वायुमंडल है, इस वायुमंडल में सल्फ्यूरिक एसिड के बादल मिलते हैं, H2SO4, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड के बादल मिलते हैं। और सल्फ्यूरिक एसिड के जो बादल होते हैं वो जब सूर्य प्रकाश इसके पास पहुंचता है तो सूर्य प्रकाश का ये क्या कर देता है? परावर्तन कर देता है, सूर्य प्रकाश का परावर्तन कर देता है एक शीशे की भांति। और शीशे की भांति दोस्तों जब परावर्तन कर देगा तो कन्फर्म है कि परावर्तन करने की वजह से ये हमें चमकता हुआ नजर आएगा, ठीक है, तो ध्यान रखना है। तो ये क्या है? सूर्य के परावर्तन की वजह से तेज चमकता हुआ नजर आता है, और उस परावर्तन के कारण ही ये जब शाइन करता है, चमकता है, तो सूर्य का प्रकाश इस पे आता है, तो ये क्या होता है? अत्यधिक गर्म हो जाता है। तो ये अधिक गर्म हो जाता है, ठीक है, तो इसको आप याद रखिए। तो अत्यधिक गर्म हो जाता है, और ये जब चमकता है तो इसका एक उपनाम बन जाता है, इसको हम चमकीला ग्रह भी कहते हैं। ये चमकीला ग्रह भी कहलाता है, ध्यान रखना है। तो सर्वाधिक गर्म ग्रह है, सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हमारे शुक्र के लिए। दोस्तों ये इतना ज्यादा चमकीला होता है कि ये सूर्योदय से जस्ट पहले और सूर्यास्त के जस्ट बाद, यानी सूर्यास्त के समय और सूर्योदय के समय ये हमें नजर आता है। हम इसको तारा समझ लेते हैं, और इस पर क्वेश्चन बनता है कि कौन है जिसे हम भोर का तारा और सांझ का तारा कहते हैं। तो भोर का तारा और सांझ का तारा कौन कहलाता है? ये शुक्र ही कहलाता है। तो शुक्र की खास बात हो गई कि ये भोर का तारा एवं सांझ का तारा कहलाता है। ये भोर का तारा और सांझ का तारा कहलाता है। इस बात को आपको दिमाग में रखना है अपने शुक्र ग्रह के लिए, ठीक है, याद रखना है। चलो दोस्तों अब इसकी जो विशेषताएं हैं इन विशेषताओं को हम रिपीट कर लेते हैं कि ये विशेषताएं क्या हैं, ठीक है, क्या विशेषताओं की खास बात है, रिपीट कर लेते हैं। ओके, देखो सबसे पहली बात, हमारा जो शुक्र है ये शुक्र क्या है? पृथ्वी की बहन कहलाता है। बुध के बाद ये सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में दूसरे नंबर पर आता है। ये सर्वाधिक गर्म ग्रह है, ये सर्वाधिक चमकीला ग्रह है। इसके वायुमंडल में सल्फ्यूरिक एसिड के बादल मिलते हैं। दूसरी बात, इसको पृथ्वी की बहन कहते हैं। ये इतना ज़्यादा चमकता है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय नजर आता है, तो इसको हम भोर का तारा एवं सांझ का तारा भी कहते हैं। भोर का तारा एवं सांझ का तारा भी कहते हैं, ये भी इसके लिए एक खास बात है। एक और खास बात जो इसे अन्य ग्रहों से अलग बना देती है, ये जो ग्रह है ये ग्रह
इस पृथ्वी और बुध की तुलना में उल्टा घूमता है। मतलब दो ग्रह ऐसे हैं, एक अरुण और एक शुक्र, एक अरुण और एक शुक्र, ये दो ग्रह ऐसे हैं जो उल्टे घूमते हैं। उल्टे का मतलब हमारा जो बुध है वो घूमता है पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर। हमारी जो अर्थ है ये भी यूं ही घूमती है पश्चिम से पूरब की ओर। अब ये है थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा क्या पूरा ही अलग हो गया, ये उल्टा घूमता है ऐसे, पूरब से पश्चिम की ओर। ऐसे में जब दो विपरीत दिशाओं में ऐसे कोई वस्तु घूम के आएगी तो इनके जो बल हैं, इनके जो बल हैं एक दूसरे से टकराएंगे, इनके बल एक दूसरे का प्रतिरोध करेंगे। और प्रतिरोध, पृथ्वी भी शुक्र की गति को रोकती है और जो बुध है वो भी शुक्र की गति को रोकता है। ऐसे में इसकी जो स्पीड है वो क्या हो जाती है, धीमी पड़ जाती है। स्पीड क्या होती है, धीमी पड़ जाती है। और आप यकीन नहीं करेंगे कि इसकी स्पीड इतनी धीमी है कि जितना समय ये एक घूर्णन करने में लेता है उससे कम समय ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में ले लेता है। ठीक है, इस डायग्राम को मैं बना के ही बता देता हूं आपको। ऐसे मान लो कि ये हो गया सूर्य और ये हो गया शुक्र, ये हो गया शुक्र, वीनस। ठीक है, वीनस यूं चक्कर लगाता है अपने अक्ष पे, ऐसे उल्टा पूरब से पश्चिम, और अपने अक्ष पे चक्कर लगाने में, ठीक है, ये ले लेता है करीब 244 दिन। 244 दिन ले लेता है अपने अक्ष पे घूमने में, और इसने इससे कम समय में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा लेता है करीब 225 दिन में। ठीक है ना, ध्यान रखना है। तो 244 दिन में अपने अक्ष पे घूमता है और सूर्य के चक्कर लगाता है 225 दिन में। तो यानी हम कह सकते हैं कि इसका जो घूर्णन काल है, इसके परिक्रमण काल से बड़ा है, घूर्णन काल बड़ा है। किससे, परिक्रमण काल से। तो घूर्णन काल बड़ा है परिक्रमण काल से। किसके परिक्रमण काल से, पृथ्वी के परिक्रमण काल, सॉरी, इसके खुद के परिक्रमण काल से। यानी एक घूर्णन की अवधि को, ये जब कोई वस्तु ऐसे घूम के वापस अपने स्थान पे आ जाती है तो उस घूर्णन की अवधि को हम एक दिन कहते हैं, और परिक्रमण काल को हम एक वर्ष कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि शुक्र का एक दिन इसके एक वर्ष से बड़ा होता है, शुक्र का एक दिन इसके एक वर्ष से बड़ा होता है। ठीक है, ध्यान रखना है इस लाइन को, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एग्जाम में कई बार इसे पूछा जा चुका है कि कौन सा ऐसा ग्रह है, कौन सा ऐसा ग्रह है जिसका परिक्रमण काल इसके परिभ्रमण काल से छोटा है। तो शुक्र एक ऐसा ग्रह है जिसका परिभ्रमण काल या घूर्णन काल इसके परिक्रमण काल से छोटा है। हमने बुध जाना, हमने शुक्र जाना, अब हम जानते हैं हमारी पृथ्वी को। यहां पे सन, यहां पे बुध, यहां पे शुक्र, और उसके बाद हमारी अर्थ। ठीक है, अर्थ देखो बढ़ती दूरी में सबसे पहले आता है बुध, फिर शुक्र और फिर पृथ्वी। बुध, शुक्र और पृथ्वी। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारी पृथ्वी पे। सबसे पहली बात, पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है, पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पर वायुमंडल है, और एक ऐसा ग्रह है जिसमें वायुमंडल संतुलित अवस्था में है, यानी इसकी जो गैसें हैं वो संतुलित अवस्था में हैं, और इसकी गैसों में ऑक्सीजन वगैरह सब प्रॉपर मात्रा में मिलती हैं, और इसलिए इसके वायुमंडल की वजह से पृथ्वी पर क्या है, जीवन संभव है। तो एक खोजे गए ग्रहों में एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है, अदर पर जीवन नहीं है। दूसरी बात, इसके चारों ओर वायुमंडल है। तो अगर एक ऐसा क्वेश्चन पूछे कि पृथ्वी के चारों ओर इसका खुद का वायुमंडल क्यों है, तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण है। अदरवाइज
ये इसके चारों ओर ना हो के अंतरिक्ष में ये गैसें विलीन हो जाती, ठीक है। लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ये वायुमंडल हमारी पृथ्वी के साथ ही है। तो वायुमंडल हमारा जो है वो इसलिए है क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है वो गुरुत्वाकर्षण बल रखती है। तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या है, हमारा जो वायुमंडल है वो हमारी पृथ्वी के साथ है, ठीक है। ध्यान रखना है, हमारी पृथ्वी के साथ है। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। देखो दोस्तों, हमारी जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी समस्त ग्रहों में एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जल तरल अवस्था में उपलब्ध है, जिस पे जल तरल अवस्था में उपलब्ध है, ठीक है। ध्यान रखना है, तरल अवस्था में जल उपलब्ध है। और अंतरिक्ष से जब हम इस जल की वजह से पृथ्वी को देखते हैं तो ये हमें नजर आता है नीले ग्रह के रूप में। नीला ग्रह हम इसको बोलते हैं, नीले ग्रह के रूप में ये, या नीला ग्रह हम इसको कहते हैं। कारण क्योंकि ये हमें नीला नजर आता है, ये हमें नीला नजर आता है। तो ध्यान रखना है दोस्तों, ये जो ग्रह है ये क्या है, नीला ग्रह कहलाता है। ओके, अब इस पृथ्वी पर कुछ अदर क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। क्या क्वेश्चन है, देखो। हमारी जो अर्थ है, ठीक है, हमारी अर्थ सूर्य की कक्षा से, सूर्य की कक्षा का मतलब एक बार मैं बना देता हूं कक्षा को। ठीक है, देखो, हमारी ये जो पृथ्वी है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ठीक है। तो सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाती है इसको हम बोलते हैं पृथ्वी की कक्षा, पृथ्वी की कक्षा, ठीक है। और ये पृथ्वी की कक्षा में ये जो सूर्य का झुकाव, सॉरी, पृथ्वी का जो झुकाव है वो है 66.5 डिग्री। और ये पृथ्वी के अगर अक्ष होते, बट अक्ष यहाँ पर हैं, तो अगर अक्ष ये होते और तो वर्तमान अक्ष से ये कितने डिग्री का कोण बनाते, तो ये होता 23.5 डिग्री का। यानी हमारी जो पृथ्वी है अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है और अपनी कक्षा में 66.5 डिग्री झुकी हुई है। अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री और अपनी कक्षा में 66.5 डिग्री का झुकाव है हमारी इस पृथ्वी का, ठीक है। याद रखना है इस बात को। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे लेते हैं। अब हमारी जो पृथ्वी है उस पृथ्वी की गतियों की हम बात करते हैं। देखो, हमारी जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूर्णन करती है, पश्चिम से पूरब की ओर, और सूर्य के चारों ओर भी पश्चिम से पूरब की ओर ही घूर्णन करती है। इसको हम क्या क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज, यानी पृथ्वी की जो गति की दिशा है वो है पश्चिम से पूरब, या हम इसको कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज हम इसको कहते हैं, या हम इसको कहते हैं वामावर्त। तो हमारी जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पे वामावर्त घूमती है, अपने अक्ष पर एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। दो ग्रह ऐसे हैं, अरुण और शुक्र, जो अपने अक्ष पर उल्टा घूमते हैं, यानी पूरब से पश्चिम घूमते हैं, ठीक है। ध्यान रखना है, तो ये पश्चिम से पूरब या एंटी क्लॉकवाइज या वामावर्त घूर्णन करती है, और इसी अवस्था में सूर्य के चारों ओर चक्कर भी लगाती है, ठीक है। अब देखते हैं, हमारी ये जो पृथ्वी है जब सूर्य के चक्कर लगाती है तब एक स्थिति ऐसी आती है कि हमारी जो पृथ्वी है सूर्य से सर्वाधिक नजदीक होती है। क्यों? क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है सूर्य के चारों ओर अंडाकार पथ पर चक्कर लगाती है। तो एक बार ये होती है सर्वाधिक नजदीक और एक बार होती है ये सर्वाधिक दूर। जब हमारी पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है उस स्थिति को हम कहते हैं अपसोर, और यही स्थिति कहलाती है एपीहीलियन, ठीक है।
और ये स्थिति हमेशा बनती है 4 जुलाई को। और इस स्थिति में सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी करीब 15.2 करोड़ किलोमीटर होती है। 15.2 करोड़ किलोमीटर तक होती है। फिर आता है कि हमारे सूर्य तथा इस पृथ्वी के बीच सबसे नजदीक जो दूरी है उसको हम कहते हैं उपसौर। उपसौर, और ये जो उपसौर होता है, ये उपसौर हमेशा होता है 3 जनवरी को। इस उपसौर को हम पेरीहीलियन भी कहते हैं। पेरीहीलियन भी कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखना है। तो इसको हम पेरीहीलियन भी कहते हैं। तो ये सूर्य के संदर्भ में हमारी पृथ्वी की कुछ स्थितियां हैं, ठीक है। यहाँ पे जो दूरी है न्यूनतम वो करीब 14.8 करोड़ किलोमीटर के आसपास रहती है। तो मैक्सिमम और मिनिमम, ये जो कंप्लीट जो दूरी है वो हमने जान ली है कि कितनी कितनी होती हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी की और क्या खास बात है। ये हमारी अर्थ है, ठीक है। इस अर्थ की अगर हम देखें कि अगर हम अर्थ को सीधा करें तो वो आपको पता है कि पृथ्वी ध्रुवों से चपटी है, ठीक है। ऐसे में हमारी जो पृथ्वी है उसका जो ध्रुवीय व्यास है वो कम हो जाता है भूमध्य रेखीय व्यास की तुलना में। तो हमारा जो भूमध्य रेखीय व्यास है, यानी पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास, वो है 12,756 किलोमीटर। और जो ध्रुवीय व्यास है, ध्रुवीय व्यास है वो है 12,713 किलोमीटर। तो भूमध्य रेखीय व्यास 12,756 किलोमीटर, ध्रुवीय व्यास 12,713 किलोमीटर। अब ये देखते हैं कि हमारा जो भूमध्य रेखीय व्यास है ध्रुवीय व्यास से कितना ज़्यादा है। तो हमारा जो भूमध्य रेखीय व्यास है ध्रुवीय व्यास से कितना अधिक है। 56 में से 13 किलोमीटर माइनस करेंगे तो आंसर आएगा करीब 43 किलोमीटर। यानी हमारी पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास इसके ध्रुवीय व्यास से 43 किलोमीटर ज़्यादा है, ठीक है। इस बात को भी आपको अच्छे से दिमाग में रखना होगा। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं। अब बात आती है कि हमारे इस पृथ्वी का कोई उपग्रह है क्या। बुध और शुक्र ही 2 ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है। हमारी जो अर्थ है, हमारी इस अर्थ का उपग्रह है, ये हमारी अर्थ है। इस अर्थ का जो उपग्रह है वो उपग्रह है चंद्रमा, ठीक है। इसका उपग्रह कौन है, चंद्रमा। ओके, तो अब अगर हम बात करते हैं पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की जो डिस्टेंस है, यानी ये जो स्पेस है, इस स्पेस को क्या कहते हैं। तो ये स्पेस है, ये सिसलूनर कहलाता है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच का जो स्पेस है, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच का जो स्पेस है, इस स्पेस को हम क्या कहते हैं, सिसलूनर कहते हैं। दोस्तों सिसलूनर कहलाता है। अब अगर हम देखें कि कौन है जो इस चंद्रमा पर पहली बार पहुंचा था, चंद्रमा को पहली बार खोजने वाला कौन था, इसकी हम बात करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों चंद्रमा पर पहली बार जो पहुंचने वाला व्यक्ति था ये था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग अमेरिका के थे और जो इस चंद्रमा तक पहली बार पहुंचे थे। हमारा जो चंद्रमा है, ये चंद्रमा भी पृथ्वी के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथ पर ही चक्कर लगाता है। और जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी होती है उसको हम बोलते हैं उपभू, या हम कहते हैं पेरिजी, पेरिजी। और जब चंद्रमा और हमारी पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी होती है तो इसको हम कहते हैं एपोजी, एपोजी, ठीक है। एपोजी या हम इसे कहते हैं अपभू। इनकी डेट फिक्स नहीं होती है क्योंकि हमारे जो चंद्रमास और जो इंग्लिश महीने हैं वो आगे पीछे रहते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना है। तो अपभू और उपभू, उपभू हो गया सूर्य और पृथ्वी और चंद्रमा के बीच न्यूनतम दूरी, और एपोजी या अपभू हो गया है पृथ्वी और चंद्रमा के बीच अधिकतम दूरी, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट की क्या खास बात है। नेक्स्ट हमें ये जानना होगा कि चंद्रमा पर पहला व्यक्ति तो गया था कौन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। क्या कोई ऐसा व्यक्ति भी है कि जो हमारे भारत का हो
और चंद्रमा पर पहली बार गया हो? आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, बताइए कि कौन है ऐसा। ठीक है, अब यहां बात करते हैं हमारे भारत के चंद्रयान, मिशन चंद्रयान के बारे में। मिशन चंद्रयान, ठीक है। देखो दोस्तों, हम यानी कि भारत दो चंद्रयान मिशन के 2 मिशन कर चुका है, फर्स्ट मिशन और सेकंड मिशन, ठीक है। दोनों जो मिशन है वो किए गए थे सतीश धवन अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र से। सतीश धवन अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र से किए गए थे। अब इनका यान भी पूछा जाता है, तिथि भी पूछा जाती है कि कब कब हुआ था ये। तो दोस्तों, एक तो जो मिशन चंद्रयान है फर्स्ट, उसका संबंध वर्ष 2008 से है, और जो सेकंड है इसका संबंध 2019 से है, ठीक है, ध्यान रखना है। अब 2008 वाला जो है, ये जिस अंतरिक्ष यान से भेजा गया था वो था PSLV XL C11, ठीक है। ये हमारा था चंद्रयान फर्स्ट का PSLV XL C11, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं हमारा 2019 वाले का कौन था चंद्रयान, तो चंद्रयान यानी कि अंतरिक्ष यान जो चंद्र को इसको लेकर गया था, तो अंतरिक्ष जो रॉकेट हम कह सकते हैं, जो रॉकेट था हमारा वो था PSLV-XL-C11। और अगर हम बात करते हैं 2019 में जो मिशन चंद्रयान 2 था, इसमें जो भेजा गया था वो था GSLV मार्क थर्ड। ये 2019 का हमारा अंतरिक्ष यान था, GSLV मार्क थर्ड, याद रखना है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, GSLV मार्क थर्ड, और ये था PSLV XL C11। तो ये हमारे चंद्रयान हो चुके हैं, ठीक है, 2 चंद्रयान हो चुका है, और दूसरा वाला हमारा बहुत ज़्यादा सफल नहीं रहा था। तो भारत सरकार ने 2023 में चंद्रयान थर्ड की घोषणा कर रखी है। वैसे 2021 के लिए घोषणा की थी, लेकिन 2021 में ये कोविड की वजह से किन्हीं परिस्थितियों के कारण ये नहीं हो पाया। तो अब बात आती है सिर्फ चंद्रयान थर्ड के लिए। तो चंद्रयान थर्ड जो है वो हुआ था होगा 2023 के आसपास, ठीक है दोस्तों। ये बात है हमारे चंद्रमा के बारे में। तो हमने बुध को भी जान लिया, हमने शुक्र को भी जान लिया, पृथ्वी को भी जाना, और पृथ्वी का जो एक उपग्रह है उसको भी जाना। अब दोस्तों, पृथ्वी के बाद जो आते हैं, तो पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। अब इन पर कुछ खास ज्यादा लंबा चौड़ा मैटर नहीं है। मार्स की बात आती है, मार्स यानी कि मंगल। दोस्तों, मंगल जो एक ऐसा ग्रह है कि लाल ग्रह कहलाता है, लाल ग्रह। इसकी जो सतह है, इसकी सतह पर लाल रेत के मरुस्थल, लाल रेतीले मरुस्थल, और हमें देखने को मिलते हैं बड़े बड़े ज्वालामुखी। ज्वालामुखी पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ज्वालामुखी, पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ज्वालामुखी। ज्वालामुखी का नाम मैं यहां लिख रहा हूं, ओलंपस मॉन्स। ओलंपस मॉन्स, ये दोस्तों ओलंपस मॉन्स पूरे ब्रह्मांड का जो सबसे बड़ा ज्वालामुखी है वो मंगल की सतह पर ही है, यानी मंगल ग्रह पर ही है, ठीक है। आगे बढ़े, यदि मंगल की ही हम और बात करें तो हमारा जो मंगल ग्रह है ओलंपस और मॉन्स, जो इसका ओलंपस मॉन्स इसका क्या है, सबसे बड़ा ज्वालामुखी है पूरे ब्रह्मांड का। मंगल के 2 उपग्रह भी हैं दोस्तों, एक है फोबोस
और एक है डिमोस, फोबोस और डिमोस। ठीक है, ध्यान रखना है। अब मंगल ग्रह, मंगल ग्रह में हम भारत के मंगल मिशन की बात करते हैं। खास बात है दोस्तों, बहुत ही खास बात है। हमारा जो भारत है, ये भारत पूरे विश्व का ऐसा पहला देश है जिसने अपना मंगल मिशन अपने पहले ही चरण में सफल किया है। अगर हम मंगल मिशन की बात करें तो ये मंगल मिशन के लिए जो रॉकेट प्रक्षेपित किया गया था, ये 5 नवंबर 2013 में प्रक्षेपित किया गया था। यानी हमारा ये जो मंगल मिशन है ये 5 नवंबर 2013 का है। फिर बात आती है कि इसके लिए जो अंतरिक्ष यान और जो प्रक्षेपण केंद्र है कौन सा लिया, तो प्रक्षेपण केंद्र जो लिया वो था सतीश धवन, सतीश धवन अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र। ठीक है, और जो रॉकेट हमने लिया वो था PSLV-XLC-25। ठीक है दोस्तों, चंद्रयान फर्स्ट के लिए सेम था PSLV-XLC, बट यहाँ पे 25 की जगह क्या था, 11 था। और यहाँ पे भी वही PSLV है बट 25 है, यहाँ पर था 11 और अब आगे है वो है 25। ठीक है, PSLV-XLC-25 याद रखना है। ओके दोस्तों, ये है हमारा मंगलयान और मंगलयान हमारे पहले ही चरण में सफल हुआ था। भारत पूरे विश्व का वो पहला देश बना था जिसने ऐसा किया था। ठीक है, इसके बाद हमारे जो अन्य ग्रह हैं, ये सारे जो ग्रह हमने पढ़े ये सभी के सभी कैसे ग्रह हैं दोस्तों, धरातलीय ग्रह हैं। ठीक है, इनको हम आंतरिक ग्रह भी कहते हैं। इसके बाद वाला जो ग्रह है, इसके बाद वाले ग्रह सभी के सभी गैसीय ग्रह हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं हमारे जुपिटर को, बृहस्पति को। दोस्तों बृहस्पति की खास बात है कि ये सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, दूसरी बात, ये सौर परिवार का सबसे भारी ग्रह भी है, सौर परिवार का सबसे भारी ग्रह भी है। ये पृथ्वी से 11 गुना बड़ा है, पृथ्वी से 11 गुना बड़ा है ये। लेकिन क्योंकि गैसीय है तो कन्फर्म है कि पृथ्वी का घनत्व इसके घनत्व से ज़्यादा होगा। तो इसका जो घनत्व है ना, इसका घनत्व पृथ्वी के घनत्व का 1/4 है। यानी यदि हम पृथ्वी के एक वर्ग इंच के टुकड़े को तोड़ें और इस जुपिटर के 1 वर्ग इंच के टुकड़े को लें और उनको तोलें, तो टुकड़ा जो भारी होगा वो कौन भारी होगा, हमारी पृथ्वी का। लेकिन पृथ्वी क्योंकि इससे 11 गुना छोटी है इसलिए हल्की है। यदि ये पृथ्वी के बराबर होता तो कन्फर्म है कि इसका जो वजन होता वो पृथ्वी का 1/4 ही होता। तो ये पृथ्वी से भारी है, पृथ्वी से 11 गुना बड़ा होने की वजह से। ठीक है, इसके उपग्रहों की अगर हम बात करते हैं तो इसके करीब 79 जो उपग्रह हैं वो खोजे जा चुके हैं। इनमें से जो गैनीमेड है वो इसका तो सबसे बड़ा है ही, संपूर्ण सौर परिवार का भी सबसे बड़ा ग्रह है। तो संपूर्ण सौर परिवार का भी सबसे बड़ा ग्रह नहीं, सॉरी, उपग्रह है गैनीमेड। संपूर्ण सौर परिवार का भी सबसे बड़ा उपग्रह है। ये इतनी ही खास बात है बृहस्पति पे। उसके बाद बात आती है हमारे शनि पे। शनि, दोस्तों अगर हम बात करें हमारे शनि उपग्रह की, तो शनि उपग्रह की खास बात है कि इसके चारों ओर गैसों की एक वलय पाई जाती है। इसके चारों ओर एक गैसों की वलय पाई जाती है। इसलिए यदि हम टेलीस्कोप से इस शनि को देखते हैं ना, टेलीस्कोप से हम देखें तो जितने भी ग्रह हमें नजर आएंगे उनमें सबसे सुंदर ग्रह कौन नजर आएगा, शनि नजर आएगा। तो पहला तो यही हो गया कि यह सर्वाधिक सुंदर ग्रह है। ठीक है, सर्वाधिक सुंदर है।
दूसरी विशेषता, इसके चारों ओर वलय पाई जाती है, वलय पाई जाती है। तीसरी बात, ये सर्वाधिक हल्का ग्रह भी है, सर्वाधिक हल्का ग्रह भी है। ठीक है, इसके करीब 82 उपग्रह खोजे जा चुके हैं। इनमें से जो टाइटन है, टाइटन वो सौर परिवार का दूसरा सबसे बड़ा और इस शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। सौर परिवार का दूसरा सबसे बड़ा और शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन, ध्यान रखना। 82 उपग्रह खोजे जा चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शनि के बाद हमारे 2 ही ग्रह रह जाते हैं, दोनों की हम बात करते हैं। एक तो होता है हमारा अरुण और एक होता है हमारा वरुण। ठीक है दोस्तों, अरुण और वरुण दोनों की एक खास बात है कि इनके वायुमंडल में मीथेन पाया जाता है, मीथेन, और सर्वाधिक जो मीथेन है वो वरुण के पास है। और इस वजह से जो वरुण ग्रह है उसके चारों ओर मीथेन होने की वजह से जब इन पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो ये हरे रंग में चमकते नजर आते हैं, इसलिए वरुण को हम हरा ग्रह भी कहते हैं, हरा ग्रह भी ये कहलाता है। ठीक है, वरुण की और कोई खास बात नहीं है कि हम सिर्फ इसको हम हरा ग्रह कहते हैं, और सूर्य से बढ़ती दूरी के साथ ये सबसे बाहरी ग्रह है और बुध सबसे आंतरिक ग्रह है। ठीक है, तो ये बाहरी ग्रह कहलाता है, सर्वाधिक बाहरी यही है, भारी नहीं कह रहा हूँ मैं, बाहरी कह रहा हूँ। तो सर्वाधिक जो बाहरी ग्रह है वो कौन है? हमारा वरुण ही है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, इसके अलावा यदि हम बात करते हैं वरुण की, तो वरुण हरा ग्रह कहलाता है, सर्वाधिक बाहरी ग्रह कहलाता है, और इसका जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो है ट्रिटन। ट्रिटन, ट्रिटन इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, बात आती है अरुण की, तो अरुण की एक बहुत ही खास बात है जो इसे अन्य से अलग बना देती है। पहले तो ये उल्टा घूमता है, उल्टा घूमता है शुक्र की भांति। ये पश्चिम से पूरब ना घूम के पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है, पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। तो एक तो खास बात ये हो गई कि ये पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। ठीक है, फिर अदर, अदर की खास बात क्या है इसके लिए? अदर इसके लिए खास बात है कि ये अपनी कक्षा पे 98 डिग्री झुका हुआ है। जैसे पृथ्वी 66.5 झुकी हुई है ना अपनी कक्षा से, यहाँ पे हम कक्षा से कोण बनाएं तो यहाँ पे हमने देखा, तो यहाँ पे चांदा रखा और चांदा रख के हमने देखा कि यहाँ पे ये 66.5 डिग्री का कोण बना रही है पृथ्वी। कक्षा पे कोण कैसे बनेगा? ऐसे। ठीक है, ये पृथ्वी की कक्षा, यहाँ पे हमने चांदा रखा ऐसे करके, ये चांदा रख दिया। ठीक है, चांदे से 66.5 डिग्री का कोण बना दिया, तो इतने पर तो है पृथ्वी। अब हमारा ये जो कौन है? अरुण, ये अरुण 66.5 डिग्री पे नहीं होता, ये 90 डिग्री, 90 डिग्री से भी नीचे 98 डिग्री, 98 सेंटीग्रेड नहीं सॉरी 98 डिग्री तक झुका हुआ है। मतलब कि ये कोई ग्रह है ऐसे सीधा, हमारी जो पृथ्वी है वो ऐसे है 66.5 डिग्री झुकी हुई है, लेकिन ये ऐसे झुका हुआ है, ऐसे। ठीक है, पूरा तो ये झुका हुआ है, 98 डिग्री झुका हुआ है, और इस वजह से इसको हम लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। मतलब इसके जो अक्ष है ना वो यहाँ नहीं, यहाँ पर है, नीचे की ओर है, ऐसे ऐसे हैं इसके अक्ष, तो ये लेटा हुआ ग्रह भी कहलाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखना है। तो ये बात थी दोस्तों हमारे सौर परिवार के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलो इसी तरह से हम नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। कंटिन्यू साथ रहने के लिए थैंक यू। जय हिंद।